जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स में हम समझते हैं मीनिंग ऑफ द जेनेटिक्स एंड उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी जिसकी वजह से हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को थोड़ा सा टफ समझते हैं। तो हम इस वीडियो में जेनेटिक्स को बहुत सिंपल वे में समझेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। बहुत फैक्ट नहीं पूछे जाते, इसलिए हम चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स में ये जो जेनेटिक्स टर्म है इसको हम डिफाइन करते हैं दो एस्पेक्ट में। ठीक है, पहला तो रहता है कि वेरिएशन। क्या रहता है? वेरिएशन। थोड़ा सा टफ वर्ड्स होते हैं, ये लगते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरा होता है इनहेरिटेंस। वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। अब जब इन दोनों वर्ड्स की बात करते हैं तो इसके पहले हम कुछ नॉर्मल सा एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इनको हम इनके क्या हुए? ऑफ स्प्रिंग हुई। ऑफ स्प्रिंग, या इन्हीं को आप बोल सकते हैं डॉटर्स। ये हस्बैंड एंड वाइफ इनके क्या हुए? पेरेंट्स हुए। क्या हुए? पेरेंट्स। तो ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, मीन्स माता पिता, जैसे आपके माता पिता हैं और आप हैं, तो आपके माता पिता के कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो आपसे मिलते जुलते होंगे। मीन्स आप में और माता पिता में दोनों में सिमिलरिटीज जरूर होंगी। क्या होंगी? सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज जो होती हैं, अब ये सिमिलरिटीज आती कैसे हैं? तो पेरेंट्स से आप में सिमिलरिटीज आई होंगी। जो करेक्टर पेरेंट्स में होंगे, कभी कभी आप सुने भी होंगे कि जब बच्चा होता है तो ये कहा जाता है कि ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये जरूरी है कि ये जो करेक्टर की बात करते हैं हम, कि करेक्टर ये जो है, ये बच्चा अपने मम्मी पे गया है, मदर पे गया है, ये फादर पे गया है। तो मान के चलते हैं कि इसके ये जो पेरेंट्स थे, ये टॉल, लंबे थे, एंड फेयर कलर था। कैसा था? फेयर कलर। तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, तो इनके ऑफ स्प्रिंग में, इनके बच्चों में जो भी टॉल होगा एंड फेयर कलर का होगा, ये हम कहेंगे कि ये कैरेक्टर उसके माता पिता से आए हुए हैं। तो ये जो कैरेक्टर माता पिता से उसके बच्चों में जाते हैं, उसको ही हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इतना नॉर्मल आपको समझने की जरूरत है। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इतना आपको समझ में आया कि ट्रांसमिशन मीन्स जाना, ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, कि वेरिएशन क्या है। तो आप एक चीज जानते होंगे, हम हिंदी में पढ़ते हैं चर और अचर। अचर जो होता है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। चर जो होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा लग रहा है कि ये इससे लिया गया है, तो इसे एज ए एग्जांपल मैं आपको समझाने को बता रहा हूँ कि वेरिएबल जो है
ये जो होता है ये चेंज होता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, मीन्स यहाँ पे कुछ हमें ऐसा अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज जैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट, कुछ यहाँ पे डिफरेंस है। तो जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन क्या बताता है, वेरिएशन, तो जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो ये बताता है डिफरेंस को। क्या बताता है, डिफरेंस। डिफरेंस किनके बीच, मान के चलिए आपका एक ग्रुप है, ग्रुप है, 5 दोस्त हैं यहाँ, पांचों दोस्त की शक्ल, लंबाई, गुण, ये सब कुछ अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से आप पहचान कर पाते होंगे कि वो जो सांवला दोस्त है उसका नाम राहुल है, उसका नाम ये है, और वो इस शक्ल का है। ये एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं। तो वो जो डिफरेंस है अपनों के बीच में, किनके बीच में, अपनों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, individuals, difference between individuals in a same species। ठीक है, अब आप किसके बीच में देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स, अपनों के बीच में जो डिफरेंस देख रहे हैं वो भी किस में, ह्यूमन, ह्यूमन में ही आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना डिफरेंस किसी जानवर में देखने लगे तो वो तो एकदम पूरा डिफर हो जाएगा। एक ही स्पीसीज में जो डिफरेंस दिखता है, जैसे ह्यूमन में आपका दोस्तों का ग्रुप है, तो उसमें देखते होंगे कि कौन कैसा है, किसी की आइडेंटिटी कैसी है, तो उस प्रकार का जो डिफरेंस है इंडिविजुअल्स में, जो डिफरेंस है उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात हुई दो कॉन्सेप्ट की, जो मैं बात कर रहा था, दो एस्पेक्ट है जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो हमने दो वर्ड्स को समझा, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स मीन्स होता है टू जनरेट। क्या होता है, टू जनरेट। जेनेटिक्स का ये होता है मीनिंग, या टू बिकम। ठीक है, टू जनरेट और टू बिकम, ये जेनेटिक्स का मीनिंग होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स वर्ड है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये इतना आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है कि जेनेटिक्स का, जो जेनेटिक्स है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू जनरेट, टू बिकम। ये दो एस्पेक्ट पे इसमें स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की। अब हम बात करते हैं जब जेनेटिक्स की, तो उसमें स्टडी करते हैं वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस का। तो इसकी डिफिनीशन की जब बात करते हैं कि इसमें जेनेटिक्स में किसका स्टडी करते हैं, तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, मीन्स किसका स्टडी, तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये क्या होता है आपका, जेनेटिक्स। इतना आपको सिंपल समझ में आया कि जेनेटिक्स क्या है। और जेनेटिक्स की जो शुरुआत होती है वो आप जानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। प्री फॉर्मेशन थ्योरी जेनेटिक्स के पहले, क्योंकि प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी है और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी है। तो हम बेसिक ये समझते हैं कि मेंडल्स के आने के बाद जेनेटिक्स का रिवोल्यूशन टाइम स्टार्ट हुआ। तो मेंडल्स को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है, ग्रेगर जॉहन मेंडल। इसका कभी कभी मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, मीनिंग याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। ऐसा एक बार और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अभी हमें इनके बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत है, ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इनका हिस्ट्री क्या था। तो हम पहली बात तो हम जेनेटिक्स के बारे में समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं
जो कि आप बार बार कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे कोई आपका बॉडी पार्ट है, आपकी बॉडी है, वो लास्ट जो मिलके बनी हुई है, जिसका यूनिट है, वो है सेल। क्या है? सेल। क्योंकि पहले तो ऑर्गेन सिस्टम आएगा, ऑर्गेन सिस्टम, देन इसके बाद ऑर्गेन्स, देन टिश्यू सिस्टम, देन टिश्यू, देन सेल। तो सेल क्या है आपकी? एक ये यूनिट है जो बॉडी को बनाती है, सबसे छोटी, मीन्स फंक्शनल यूनिट। कैसी है ये सेल? फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्य करती है, आप सभी जानते हैं सेल का वर्क होता है, कार्य करती है, इसे फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं। और ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो ये कैसी है? स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल कैसी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी? बॉडी की। तो इसी प्रकार जीन क्या है? जैसे कि आप बात करते हैं, जब जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है, डीएनए में जीन पाया जाता है। क्या होता है? जीन। और जीन का काम क्या होता है? ये किसी कैरेक्टर को क्या करेगा? कैरेक्टर को शो करेगा, या कैरेक्टर को ये लेके जाएगा पेरेंट्स से। किस में लेके जाएगा? पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग का मतलब समझते हैं? उनके संतानों में लेके जो जाता है, वो जाता है आपका जीन। तो जीन का काम क्या होता है? ये कैरेक्टर को ले जाता है, कैरेक्टर को गवर्न करता है, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को लेके जाता है। तो जीन क्या? जीन आपका क्या हुआ? एक प्रकार का फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है। इतना आप समझ सकते हैं। और ये क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। क्योंकि डीएनए से भी छोटा होता है, और जेनेटिक मटेरियल में सबसे छोटा होता है ये। ठीक है। तो जो है जीन इज दी क्या है? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ दी डीएनए, या इसी को आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। बहुत सिंपल डिफिनीशन एंड आपको वो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जिससे आप समझ सकते हैं नॉर्मली। और जीन क्या बनाता है? जीन क्या गवर्न करता है? ये कैरेक्टर को गवर्न करता है। कैरेक्टर, ये क्या करता है? कैरेक्टर को गवर्न करता है, जो कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर को लेके जाता है। तो जीन के बारे में हम इतना समझ चुके हैं। देन एक बात आती है एलील की। एलील, एलील क्या है? एलील में हम हमारा एक परिभाषा, बहुत डिफिनीशन इसका पूछा जाता है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। ठीक है। अभी अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये जीन है, यहाँ पे जीन, डीएनए में ये जीन है। अब जीन के अंदर दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक छोटा एक बड़ा। अब ये कैसे समझेंगे? एक घर है जिसमें आप भी रहते हैं, आपके बड़े भाई भी रहते हैं। इस घर को क्या कहते हैं? मान के चलिए जीन। इसमें जो एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, ये क्या हुए? ये दोनों मेंबर हुए जो एक घर में रहते हैं। ऐसे ही जीन के अंदर दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एलील्स। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स कैसे होते हैं? कोई जीन है, मान के चलिए टॉल करेक्टर है, इसको एक जीन गवर्न कर रहा है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे? कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी का जो एलील होगा, वो कैपिटल टी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकता है। ये आपके हुए एलील्स। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये आप बहुत कंफ्यूजन होता है जो नए बच्चे होते हैं, कि हम कैपिटल टी स्मॉल टी ये रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। जैसे कहीं पे हम कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो डोमिनेंट होगा, क्या होगा? डोमिनेंट होगा,
या तो वो रिसेसिव होगा। ठीक है। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहाँ पे पहले डोमिनेंट की जब बात समझने की है, तो मान के चलिए यहाँ पे आपका ये बड़े भाई खड़े हुए हैं। ठीक है। और ये आप छोटे हैं उनसे। जहाँ पे ये कोई काम के लिए डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन इनका ही माना जाएगा। आपका वहाँ पे डिसीजन फेल हो जाएगा। मीन्स जहाँ पे आपके बड़े भाई होंगे, वहाँ पे बड़े भाई अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो जहाँ पे जो प्रभाव दिखाता है, जो अपना प्रभाव दिखाता है, और आपका मीन्स जो आप छोटे हैं, आपका प्रभाव छुप जा रहा है। तो ये जो प्रभाव जहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रभाव क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है। उसको ही हम यहाँ बोल देते हैं कि ये डोमिनेंट है। कैसा है? डोमिनेंट है। एंड जो प्रभाव जिसका दब गया, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्या हुआ? जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, उसको हम बोल देते हैं ये रिसेसिव है। जैसे कि कोई टॉल है, टॉल मीन्स लंबा। कोई प्लांट है जो टॉल है, और एक साइड प्लांट है जो ड्वार्फ है। अब आप ही बात समझिएगा, बताइएगा कि यहाँ पे एक फील्ड है, फील्ड में टॉल खड़ा हुआ है, ये टॉल ये ड्वार्फ ऐसे करके। तो आप एपीरियंस इसका फिजिकल बेसिस पे देखेंगे, तो आपको कौन सा दिखेगा? टॉल ही दिखेगा। मीन्स टॉल के पीछे यदि ड्वार्फ छिपा भी हुआ है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। मीन्स यहाँ पे यदि हम बात करें प्रभावी की, तो टॉल प्रभावी ही होगा। तो टॉल क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है। क्या है? डोमिनेंट है। एंड ड्वार्फ आपका रिसेसिव करेक्टर है। ये आपको बात समझ आ गई? देन अब हम बात करते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो भी डोमिनेंट करेक्टर होता है, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। डोमिनेंट को किससे? कैपिटल लेटर से। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर किसका होगा? जो इंग्लिश में, जैसे डोमिनेंट करेक्टर हमने लिया टॉल, तो टॉल में कैपिटल लेटर है टी। तो टी को रिपीट, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो टी से करेंगे। और इसका जो रिसेसिव होगा, उसको हम कैपिटल टी से करेंगे। भले ही उसका ड्वार्फ नाम है, लेकिन हम टॉल का ही कैपिटल टी को स्मॉल टी में कर देंगे। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ड्वार्फ के लिए। तो जब हम कैपिटल टी करेंगे, तो ये हो गया आपका। इसका अल्टरनेटिव, ये जीन के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब इसको एलील्स के रूप में हम देखेंगे, तो ये कैपिटल टी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं दो। या तो स्मॉल टी रिसेसिव के लिए हो जाएगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे, आपकी ये कॉन्सेप्ट आप समझे कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो हम समझे हैं जीन्स क्या है, एलील्स क्या है। एक टर्मिनोलॉजी और आपको समझने की जरूरत है, लोकस। लोकस किसे कहते हैं? लोकस क्या होता है कि ये जो जीन्स है, जैसे कि ये जीन है, जीन में ये एलील है, ये एलील है। एलील जहाँ पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, जो इनका हाउस है, क्या है? हाउस है। उस प्लेस को, उस प्लेस को जहाँ पे ये रहते हैं, या हाउस ऑफ द एलिल्स इनको बोल सकते हैं। हाउस ऑफ द एलिल्स, बहुत सिंपल टर्म। जहाँ पे एलिल्स रहता है, जहाँ पे एलिल्स पाया जाता है, जहाँ पे एलिल्स स्टे करता है, उसे हम बोलते हैं लोकस। इतना आपको याद रहेगा, बहुत सिंपल है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनका हिस्ट्री क्या है? इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, क्योंकि यहीं से जेनेटिक्स का शुरुआत होता है। ये आप साथ साथ लिखते चलिए। तो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, जो इससे एसोसिएटेड साइंटिस्ट हैं। जब हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो इनके पहले कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने काम किया प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें काम किया? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है?
क्या करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम दो डिसिमिलर, दो डिफरेंट, दो डिफरेंट फॉर्म लेते हैं हम, या दो डिफरेंट वैरायटी लेते हैं, जिनका हम कराते हैं क्रॉस। क्या कराते हैं? क्रॉस। देन उससे बनता है हमारा हाइब्रिड। तो इसका जो स्टडी है, हाइब्रिड जब बनता है, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये हाइब्रिड बनाने में और उनका सेक्सुअल मार्फोलिज्म जो है, मार्फोलॉजिकल जो करेक्टर हैं, मार्फोलॉजिकल फ्लावर का, वो सब चीजें स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो एक साइंटिस्ट हैं आपके, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको, कॉल र्यूटर, जिन्होंने टोबैको में काम किया। क्या नाम था उनका? कॉल र्यूटर। ठीक है। इन्होंने क्या किया टोबैको में? किसमें काम किया? टोबैको में। इन्होंने टोबैको को बहुत, टोबैको में 1760 में, 1766 के आसपास इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, कि ये किस प्रकार से इसमें वैरायटी रिलीज की जा सकती है, कैसे हम मेल एंड फीमेल फ्लावर को एक इमेस्कुलेशन करा सकते हैं, मेल में इमेस्कुलेशन करा के उसे हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में ले जा सकते हैं। ये सारी चीज इन्होंने किया, कॉल र्यूटर ने। उतनी इनको सक्सेस नहीं मिली। देन इसके बाद आते हैं मेंडल। कौन आते हैं? मेंडल। इनके बारे में समझने की जरूरत है। इनका जो बर्थ है वो आपका हुआ है 20 जुलाई 1822। कहाँ हुआ? ये हुआ ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। इस समय जो ऑस्ट्रिया की जब हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रिया इस समय प्रेजेंट जो है, जो देश है, उसका नाम है केज रिपब्लिक। क्या नाम है? केज रिपब्लिक। इसको हम आप और कुछ भी पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो 20 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ। ये बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। इनके यहाँ फार्मर का, इनके पापा फार्मर थे। काफ़ी इनकी प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी ये, और हेल्थ इशू से भी जूझ रहे थे। तो उस चीज़ को लेके इनके साथ पढ़ाई में काफ़ी समस्याएं आई। इनका जो, जब हम बात करते हैं इनके जर्नी की, तो उस जर्नी में इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, जो कि आप जानते होंगे। जैसे आपका एक सेंट अगस्टियन मोनेस्ट्री है, वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया 1843 में। ये आप याद करने की जरूरत नहीं है, सुन सकते हैं इसको। और ये एक चीज आपको समझने की जरूरत है, 1847 में ये इनको क्या किया गया? इनको पादरी बनाया गया। इनको पादरी बनाया गया। कहाँ का? प्रीस्ट बनाया गया सेंट ऑगस्टियन मोनेस्ट्री। यहाँ पे इनको पादरी बनाया गया। देन यहाँ से इसी अथॉरिटी ने, यहाँ के लोगों ने मिलके, अथॉरिटी ने इनको भेजा 47 में। पहले तो ये पादरी बनाए गए, देन इनको इनको भेजा यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। कहाँ भेजा? मोनेस्ट्री अथॉरिटी जो थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना भेजती है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना कब भेजती है इनको? तो ये आपकी 1849 के आसपास, 1849 के आसपास इनको भेजती है। वहाँ पे ये पढ़ाई करते हैं।
देन ये रिटर्न आते हैं 1854 में। क्या होते हैं? 1854 में रिटर्न होते हैं और इनको अपॉइंट किया जाता है एज अ टीचर। एज अ टीचर क्या अपॉइंट किया जाता है? एज अ टीचर इनको अपॉइंट किया जाता है। देन इन्होंने 1850 1857 में अपना, फिर इनको यहीं पे, जहाँ पे इनको क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूट में इनको टीचर अपॉइंट किया जाता है। फिर वहाँ पे ये एक लोकल चर्च में ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं, तो वो कॉलेज जो थी वहाँ पे इनको लोकल चर्च में क्या बना दिया जाता है? पादरी बना दिया जाता है। ये वहाँ पे रहने लगते हैं और इनको इंटरेस्ट जो हो लगता है वो, इन्होंने काम शुरू करना अपना 1857 से शुरू करते हैं अपना काम। इनका गार्डन होता है, वहाँ पे क्या होता है? गार्डन, जहाँ पे इन्होंने पी प्लांट में अपना काम शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। वहाँ पे इन्होंने लगभग लगभग 32 वैरायटी, कितनी? 32 वैरायटीज का सीड कलेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, 32 वैरायटी का सीड कलेक्ट करते हैं, जिसमें 22 वैरायटी ये सिलेक्ट करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इनका मेजर हिस्ट्री था मेंडल का। देन जब हम बात करते हैं मेंडल की, तो इनकी एक चीज और पूछी जाती है कि इनके रिसर्च पेपर का नाम वो आपको याद रखना है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये उनके पेपर का नाम था। उन्होंने पेपर कब प्रेजेंट किया था? ये भी बहुत पूछा जाता है कि उन्होंने पेपर कब प्रेजेंट किया। तो उन्होंने जो अपना पेपर प्रेजेंट किया, उन्होंने पहले 7 साल काम किया। 1857 से उन्होंने काम शुरू किया और 1865 में 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच 19 8 फरवरी, 8 फरवरी एंड 8 मार्च 1865 को इन्होंने क्या करते हैं, ये अपनी फाइंडिंग्स जो इनकी होती हैं, फाइंडिंग्स जो इन्होंने रिसर्च किया, जो रिसर्च कंडक्ट किया, वो फाइंडिंग्स को ये प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? ये फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ प्रून, यहाँ पे इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया। और ये पेपर किस लैंग्वेज में था? ये ध्यान रखिएगा, ये था जर्मन लैंग्वेज में। किस में था? जर्मन लैंग्वेज में। इसके बाद इन्होंने इस पेपर को फाइनली इनका जो पब्लिश्ड हुआ 1866 में। इसकी एनुअल फाइंडिंग्स, जो इसका वो रहता था, एनुअल पब्लिकेशन निकलता था एनुअल में, एक साल में, उसमें इन्होंने
फाइनल पब्लिश किया जर्मन लैंग्वेज में अपने पेपर को, जिसका नाम हमने बताया एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इस जर्मन लैंग्वेज वाले पेपर को बैटसन ने बैटसन ने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काम की चीज है। इसके बाद ये थोड़ा सा बोरिंग भी है आपका, जो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्ट वाली चीजें हैं। तो ये आप समझ गए हैं कि मेंडल्स कब पैदा हुए, क्या काम किए, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1884 में। कब हुई? 1857 से शुरू करके 1884 तक। तो इसके बीच इन्होंने पहले 7 साल तक तो लगातार काम किया, जिसके बाद इन्होंने फाइंडिंग्स निकाली। देन 34 इयर्स बाद इनको 1900 में इनका जो काम था, जो इन्होंने फाइंडिंग्स पब्लिश की थी, उस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल कॉन्सेप्ट या मेंडलिज्म, ये तीन साइंटिस्ट आए, इनके काम को दोबारा से रिकॉग्नाइज किया एंड और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया। जो तीनों वैज्ञानिक थे, एक का नाम था ह्यूगो डिवरीज, दूसरे से कार्ल कोरेंस, तीसरे आपके थे बेंचमार्क। तीसरे आपके थे टेस्मैन। ये थे ऑस्ट्रिया के। ये आपके थे हॉलैंड के। ये आपके थे जर्मनी के। इन्होंने 1900 में रीडिस्कवर किया ये काम को, और 1884 के से यदि हम बात करें 1884 से, तो इनको 16 साल बाद, कितने 16 साल बाद इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया। उस समय डार्विनवाद, लैमार्कवाद, बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पे उस समय फिजिक्स एंड मैथ के कॉन्सेप्ट जो इन्होंने यूज किया, उसको अच्छे से समझा नहीं गया वो चीज़ों को, तो इसलिए इनके काम को वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। देन इनका काम जो था 1900 में रीडिस्कवर हुआ, और ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड टेस्मार्क ने दोबारा दोबारा से रीडिस्कवर किया 1900 में। तो ये था उनका मेंडल का हिस्ट्री। एंड मेंडल जो थे, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इन्होंने और किस किस चीज में काम किया। तो इन्होंने हनी बी एंड बीन्स में इन्होंने काम किया। बीन्स में क्या था? फेसियोलस वुल्गैरिस। ये इसमें भी जो मेंडल थे इन्होंने वर्क किया हनी बी एंड बीन्स में। अब बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल की एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट मटेरियल इनका क्या था? मटेरियल तो आप सभी जानते हैं, पी था। देन इन्होंने कितने कैरेक्टर्स चूज किए? तो 7 पेयर्स थे। ठीक है, जहाँ पे 7 कैरेक्टर्स थे। पेयर्स में क्या है कि रिसेसिव ट्रेड भी था, डोमिनेंट ट्रेड भी थे। ये चीज है पेयर्स में। तो 7 कैरेक्टर, कितनी वैरायटी चूज की? 22 वैरायटी चूज की। 22 वैरायटीज चूज की। देन इसके बाद हम 7 कैरेक्टर याद करने के लिए हम बार बार भूल जाते हैं। जब कोई हमसे 7 कैरेक्टर यदि पूछ लेता है, तो 7 कैरेक्टर बताने में भी हमें कभी कभी क्या होता है, 1-2 कैरेक्टर भूल जाते हैं। तो हम इनको कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ।
7 कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करिएगा लिखना। पहला कैरेक्टर था आपका सीड सेप। क्या था? सीड सेप। दूसरा था आपका सीड कोट कलर। तीसरा कैरेक्टर था कॉटिलीडन कलर। तीसरा कैरेक्टर आपका था कॉटिलीडन कलर। चौथा था आपका पॉड कलर। पांचवा पॉड सेप। छठवां कैरेक्टर था आपका पोजीशन ऑफ फ्लावर। एंड सातवां था आपका लेंथ ऑफ स्टेम। ये आपके 7 कैरेक्टर थे। इनको कैसे याद करना है वो भी आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय जब हम बात करते हैं कुछ अच्छी वैकेंसी एंड एग्जाम्स की, तो एसएससी का एग्जाम आप जानते हैं बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं एसएससी। एसएससी में क्या होता है कि लोग तैयारी करके अच्छी जॉब पाते हैं। कोई पुलिस से भी बहुत अच्छा जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट में जो जॉब होती है उनसे भी अच्छी, इंस्पेक्टर कहीं कुछ, कहीं जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत सारी पोस्ट में जाते हैं। तो हम एक फंडा में जाएंगे, जैसे फंडा में याद करेंगे कि होता क्या है। तो एसएससी का पेपर देके क्या हुआ, पावर मिली, प्रिपरेशन की पावर मिली, और वो पुलिस जैसा एक पुलिस ऑफिसर बन गया। तो ट्रिपल पी, एसएससी ट्रिपल पी। और उसने क्या किया, एल लगा दिया। ये मजाक में थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या किया उसने, एल लगा दिया। तो एस से क्या हुआ, एसएससी में एस से हुआ सीड सेप। सेकेंड एस से हुआ सीड कोट कलर। सी से हुआ कोटेलिडन कलर। पी से हुआ पॉट कलर, पॉट सेप। देन पोजीशन ऑफ फ्लावर। एल से हुआ लेंथ ऑफ स्टेम। ये आपका हुआ एसएससी ट्रिपल पी एंड रियल। ये आपको सातों कैरेक्टर याद हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेंडल्स थे इन्होंने कौन से लॉ दिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। उसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ मेंडल एंड लॉ ऑफ जो आपके उसके एक्सेप्शन हैं, लिंकेज और मल्टीपल एलिस, इन सब चीज़ों का भी डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो यहाँ तक ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें।